हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की क्लास में हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ेंगे। तो आप लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाइए और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग लाइव से जुड़ सकें। और जिनको ये पता नहीं है कि प्रत्येक दिन लाइव क्लास कितने बजे से होता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रत्येक दिन दोपहर के 1 बजे से जो है आपका लाइव क्लास स्टार्ट किया जाता है। और अभी इस क्लास में एनसीईआरटी बुक पढ़ाया जा रहा है, जो आप लोग से हम पोल करवा के पूछे थे कि कौन सा बुक पढ़ाया जाए। तो सबसे ज़्यादा लोगों का आया वोटिंग कि एनसीईआरटी बुक कराया जाए, तो एनसीईआरटी बुक के भी हो रहा है। तो जल्दी से सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद को। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री होते हैं, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, बल्कि प्रधानमंत्री का जो है नियुक्ति किया जाता है। और ये नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और आपके दिमाग में सवाल चल सकता है या आ सकता है कि प्रधानमंत्री क्या लोकसभा का नेता होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखिएगा केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीसरा आपका क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? तो याद रखिएगा कोई भी व्यक्ति अगर 25 वर्ष का है तो वह प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन याद रखिएगा 25 वर्ष का अगर वो व्यक्ति है तो लोकसभा का सदस्य है, तभी वह क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। अन्यथा अगर राज्यसभा का सदस्य होगा तो उसे न्यूनतम 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दे कि किसी राज्यसभा सदस्य को प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष, और लोकसभा का है तो 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेगा। अब देखिए याद रखिएगा, जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उस समय प्रधानमंत्री अपने पक्ष में वोट कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब वह लोकसभा के सदस्य रहेंगे तब। अगर राज्यसभा का अगर सदस्य है यानी कि उच्च सदन का अगर सदस्य है तो वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे, ये भी याद रखिएगा। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो याद रखिएगा वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। ठीक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा में न्यूनतम जो है 50 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, यानी 50 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो याद रखिएगा लोकसभा, और कोष्ट में आपका राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, हम आपको शुरू में ही बता सकते हैं। तो सामान्यतः जो है ये कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होते हैं, लेकिन राज्यसभा का भी अगर कोई सदस्य है तो वह प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे आप पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को आप देख लें तो लोकसभा के ही सदस्य थे, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 75 में क्या है? तो याद रखिएगा मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित बात, यानी कि प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित इसमें दिया गया है। ठीक है, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह कानून बनाया गया कि मंत्रिमंडल में कुल 15% सदस्य ही मंत्री
बनेंगे। मतलब जैसे लोकसभा चुनाव 543 सीट पे होता है, ठीक है, कितने सीट पे होता है तो याद रखिएगा 543 सीट पे लोकसभा का चुनाव होता है। तो मान लेते हैं कि सत्ता दल की पार्टी जो है, जैसे बीजेपी की पार्टी है, तो सत्ता दल में मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर 300 अगर आपका सदस्य बने हुए हैं, 300 अगर आपका सदस्य जो है लोकसभा सदस्य बन गए, तो इसका 15% ही आपको क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री, यानी मंत्री परिषद में उनकी जगह मिलेगी, यानी वो 15% ही मंत्री बन सकते हैं, 15% से अधिक नहीं होंगे। तो यहाँ से दो सवाल आपसे बनता है। पहला तो सवाल ये है कि कितने प्रतिशत कुल मंत्री बनते हैं, तो याद रखिएगा 15%। और 91वां संविधान संशोधन में किया गया है, तो 91वां संविधान संशोधन 2003। आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, ठीक है, तो इस लोकसभा चुनाव में कुल जो है क्या बोलते हैं, कितने महिला सांसद बनी हैं, ये जवाब आप लोग को देना है, ठीक है। याद रखिएगा, आप लोग को बताना है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने महिला सांसद बनी हैं, आप लोग को कमेंट करके बताना है। देखिए, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। याद रखिएगा, जो TRE 4 जो टीचर की भर्ती आने वाला है फरवरी से मार्च के बीच में, उसके लिए बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यानी कि बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और SSC, CGL, MTS या GD का अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में एक पारित किया गया कि 15% सदस्य ही क्या बनेंगे, तो मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो याद रखिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई IAS अधिकारी है और उसे कोई मंत्रालय दे दिया गया, वह संसद का कोई सदन, मतलब जैसे राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं है और उसे कोई मंत्रालय दे दिया गया, तो वैसे व्यक्ति को 6 महीने के अंदर राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कहीं का सदस्यता उसे दिलाना अनिवार्य है, अन्यथा क्या होगा, 6 महीने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, यानी वो फिर मंत्री पद से हट जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति होता है मंत्रिपरिषद, तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 257। लाभ के पद पर निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, यानी कि लाभ के पद पर कोई व्यक्ति है या नहीं है, एक किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है, तो याद रखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन काम करती है और न्यायपालिका याद रखिएगा स्वतंत्र है। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने, तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट मंत्री में पहले जो हैं गृह मंत्री बने थे कैलाश नाथ काटजू और बाद में रक्षा मंत्री भी बने थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के, या फिर क्वेश्चन ऐसे देगा कि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री कौन थे, तो कैलाश नाथ काटजू और बाद में रक्षा मंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री CRK शनमुगम शेट्टी थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो याद रखिएगा RK शनमुगम शेट्टी। भारत में किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ, तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है
विदेश में आकस्मिक निधन हुआ और कहाँ पे निधन हुआ है, एक कमेंट करके आप लोग को बताना है। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चौधरी चरण सिंह, ये जो है जब तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे तब तक एक बार भी ये संसद में उपस्थित नहीं हुए। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 के 3 में जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 में क्या है? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र क्या है, तो याद रखिएगा भारत से संबंधित एक आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो याद रखिएगा गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर के प्रतिवेदन पर संघीय मंत्रिमंडल पुनर्गठन जो है आधारित है। अब हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। एक साइड आपका देखिए मंत्रिपरिषद है, दूसरे साइड आपका मंत्रिमंडल दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट दोनों में क्या अंतर है हम लोग ये देखेंगे। तो पहला देखिए दिया हुआ है मंत्रिपरिषद में कि कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री। मतलब मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं? तो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री होते हैं। वहीं मंत्रिमंडल में तो इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में कौन शामिल होते हैं? केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री इसमें शामिल होते हैं। और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री सभी शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में फिर देखेंगे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है। जबकि मंत्रिमंडल में हम लोग देखें तो दिया हुआ है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। ये VVI क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें आपका मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया है। और किस आर्टिकल को जोड़ा गया है? तो 352 को जोड़ा गया है। ठीक है, 352 में इसे जोड़ा गया है। अब हम लोग फिर देखेंगे मंत्रिपरिषद में तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है। सैद्धांतिक रूप से जो है मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। हम लोग मंत्रिमंडल में देखें, मंत्रिमंडल में दिया हुआ है व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। चौथा दिया हुआ है मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। इसमें चौथा पॉइंट है मंत्रिमंडल में नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। चलिए चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए आज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन यह है कि गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? क्वेश्चन यह है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका जवाब आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोग को मेरा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर हम आप लोग के बीच 1 बजे नए टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सेशन को समाप्त किया जाता है। सभी को धन्यवाद।